आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे बहुत करीब है, लेकिन शायद हम उस पर ज्यादा सोचते नहीं। जंगल। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वे हमें औपनिवेशिक भारत के दौर में ले जाते हैं और बताते हैं कि कैसे उस समय जंगलों को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया और इसका उन लोगों पर क्या असर पड़ा जिनका जीवन ही जंगल थे। ध्यान भी नहीं देते, लेकिन सुबह से रात तक हम जंगलों से मिली चीजों से घिरे रहते हैं। जिस कागज पर हम लिखते हैं, हमारी मेज, कुर्सी, दरवाजे, खिड़कियां, यहाँ तक कि हमारी चॉकलेट में जो तेल होता है वो भी कई बार साल के बीजों से आता है। हाँ, और ये तो सिर्फ इस्तेमाल की चीजें हैं। बिल्कुल, जंगलों में जो जैव विविधता है उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। आप सोचिए, अमेज़न या हमारे पश्चिमी घाट के जंगलों के एक छोटे से टुकड़े में आपको 500 से ज्यादा अलग-अलग तरह के पेड़ पौधे मिल सकते हैं। एक पूरा संसार बसता है उनमें। लेकिन दस्तावेज बताते हैं कि ये संसार बहुत तेजी से सिकुड़ रहा था। आंकड़े तो वाकई चौंकाने वाले हैं। हाँ, आंकड़े दहला देने वाले हैं। औद्योगिक क्रांति के दौर में मतलब 1700 से 1995 के बीच दुनिया भर में करीब 13.9 मिलियन वर्ग किलोमीटर जंगल खत्म कर दिए गए। 13.9 मिलियन वर्ग किलोमीटर। जी, इसे ऐसे समझिए कि दुनिया की कुल जमीन का लगभग 9.3% हिस्सा साफ हो गया। इसी को वनविनाश या डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, पर औपनिवेशिक शासन में ऐसा क्या हुआ कि ये प्रक्रिया इतनी तेज और कहना चाहिए विनाशकारी हो गई? भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई? भारत में इसकी कई वजह थीं, लेकिन सबसे पहली और सीधी वजह थी जमीन की बढ़ती जरूरत। खेती के लिए? हाँ, खेती के लिए। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, खाने की मांग बढ़ी। साल 1600 के आसपास भारत की कुल जमीन के लगभग छठे हिस्से पे खेती होती थी। आज ये आंकड़ा बढ़कर लगभग आधा हो गया है। और औपनिवेशिक काल में इस बढ़ोतरी को एक तरह से सरकारी बढ़ावा मिला, है ना? बिल्कुल। अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे जूट, गन्ना, गेहूं और कपास के उत्पादन को सीधे तौर पर प्रोत्साहन किया। क्यों? इसके पीछे क्या कारण था? कारण था यूरोप। 19वीं सदी में यूरोप के शहर तेजी से बढ़ रहे थे। उनकी आबादी का पेट भरने के लिए अनाज चाहिए था और उनकी फैक्ट्रियों के लिए कच्चा माल। ये सब भारत से जा सकता था। मतलब भारत के जंगल यूरोप की औद्योगिक जरूरतें पूरी करने के लिए काटे जा रहे थे। हाँ, और इसके पीछे एक खास औपनिवेशिक सोच भी काम कर रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज सरकार जंगलों को अनुत्पादक या अनप्रोडक्टिव मानती थी। अनुत्पादक मतलब जिससे कोई फायदा ना हो? एकदम। उनकी नजर में ये बेकार की जमीन थी, एक जंगली इलाका जिसे साफ करके खेती के लायक बनाया जाना चाहिए, ताकि उस जमीन से लगान वसूला जा सके और सरकार की आमदनी बढ़े। एकदम सही। और इसी सोच का नतीजा था कि सिर्फ 1880 से 1920 के बीच यानी 40 सालों में भारत में खेती का रकबा 6.7 मिलियन हेक्टेयर बढ़ गया। जाहिर है ये जमीन जंगलों को साफ करके ही आई थी। तो एक तरफ तो वे खेती के लिए जंगल कटवा रहे थे, लेकिन दस्तावेज बताते हैं कि इससे भी बड़ी एक और जरूरत थी जिसने वन विनाश को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया। और वो थी रेलवे। हाँ, रेलवे और जहाज। ये उस दौर की सबसे बड़ी वजहों में से थे। कहानी 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में इंग्लैंड से शुरू होती है। वहाँ रॉयल नेवी यानी शाही नौसेना के लिए जहाज बनाने में ओक की लकड़ी का इस्तेमाल होता था। लेकिन लगातार कटाई से इंग्लैंड के ओक के जंगल लगभग खत्म हो गए। तो उन्हें जहाज बनाने के लिए मजबूत लकड़ी की नई जगह चाहिए थी और उनकी नजर भारत पर पड़ी। बिल्कुल। 1820 के दशक में उन्होंने खोजी दल भारत भेजे ताकि यहाँ के जंगलों का जायजा लिया जा सके, और एक दशक के अंदर ही यहाँ से बड़े पैमाने पर लकड़ी काटकर इंग्लैंड भेजी जाने लगी। लेकिन असली भूचाल तो 1850s के दशक में आया, जब भारत में रेलवे का विस्तार शुरू हुआ। रेलवे अंग्रेजों के लिए बहुत जरूरी था, व्यापार के लिए, सेना को एक जगह से दूसरी जगह जल्दी पहुंचाने के लिए। पर इसका जंगलों से क्या लेना देना था? रेलवे की पटरियां बिछाने के लिए उन्हें स्लीपर की जरूरत थी। स्लीपर मतलब लकड़ी के वो मोटे तख्ते जो पटरियों के नीचे होते हैं। हाँ, जो पटरियों को अपनी जगह पर बनाए रखते हैं। और ये जरूरत कोई छोटी मोटी नहीं थी। कितनी बड़ी जरूरत थी, अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अंदाजा इसी बात से लगाइए कि सिर्फ 1 मील यानी करीब 1.5 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए 1760 से 2000 स्लीपर लगते थे।
1 मील के लिए 2000 तक स्लीपर। जी, और 1946 तक भारत में 7,65,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा ट्रैक बिछ चुका था। अब आप हिसाब लगाइए कि कितने जंगल कटे होंगे। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में हर साल 35,000 पेड़ सिर्फ स्लीपर बनाने के लिए काटे जा रहे थे। 35,000 पेड़ हाँ, हर साल। हाँ, ये आंकड़े तो दिमाग सुन्न करने वाले हैं। इसका मतलब है कि रेलवे के विस्तार के साथ साथ जंगल तेजी से गायब हो रहे थे। उन्होंने एक जर्मन विशेषज्ञ डिट्रिच ब्रांडिस को बुलाया और उन्हें भारत का पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्स बनाया। ब्रांडिस का काम था इस पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित और वैज्ञानिक बनाना। वैज्ञानिक वानिकी या साइंटिफिक फॉरेस्ट्री सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो जंगलों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर इसका असली मतलब क्या था? बचाने से ज्यादा वो उसे मैनेज कर रहे थे अपनी जरूरतों के हिसाब से। वैज्ञानिक वानिकी का मतलब था प्राकृतिक मिले जुले पेड़ों वाले जंगलों को काटो और उनकी जगह एक ही तरह के कीमती पेड़, जैसे सागौन या साल। हाँ, सागौन या साल सीधी लाइनों में लगा दो, जिसे हम आज बागान या प्लांटेशन कहते हैं। यानी विविधता खत्म करके एक रूपता लाना, ताकि लकड़ी काटना और उसका हिसाब रखना आसान हो जाए। बिल्कुल, और इस सिस्टम को लागू करने के लिए उन्होंने कानून बनाए। 1864 में भारतीय वन सेवा या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की स्थापना हुई। फिर 1865 में भारतीय वन अधिनियम आया, जिसमें बाद में और भी संशोधन हुए। 1906 में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी खोला गया, जहां इसी वैज्ञानिक वानिकी की शिक्षा दी जाती थी। और इन कानूनों का सबसे बड़ा असर क्या हुआ? 1878 के अधिनियम ने जंगलों को 3 श्रेणियों में बांट दिया: आरक्षित, संरक्षित और ग्रामीण। रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट्स। जी, और जो सबसे अच्छे और घने जंगल थे उन्हें आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। और इसका मतलब ये था कि अब गांव वाले इन जंगलों से अपने इस्तेमाल के लिए एक पत्ता भी नहीं ले सकते थे। ये तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा झटका रहा होगा जिनकी पूरी जिंदगी ही इन जंगलों पर टिकी थी। ये झटका नहीं, बल्कि एक आपदा थी। सोचिए, जिन लोगों के पुरखे सदियों से जंगलों में रह रहे थे, अचानक उन्हें बता दिया गया कि ये जंगल अब उनके नहीं हैं। उनकी रोजमर्रा की जरूरतें, घर बनाने के लिए लकड़ी काटना, अपने जानवरों को चराना, फल फूल इकट्ठा करना, शिकार करना, मछली पकड़ना, सब कुछ रातों रात अवैध हो गया। तो फिर वो अपना गुजारा कैसे करते थे? उन्हें जंगलों से लकड़ी चुराने पर मजबूर होना पड़ा। अगर पकड़े जाते तो वन रक्षकों की दया पर होते, जो अक्सर उनसे रिश्वत वसूलते थे। महिलाओं के लिए और भी मुश्किल था। जलावन की लकड़ी इकट्ठा करना उन्हीं की जिम्मेदारी थी और पकड़े जाने पर उन्हें प्रताड़ना और अपमान झेलना पड़ता था। इसका असर तो उनकी खेती पर भी पड़ा होगा। दस्तावेजों में झूम खेती या स्थानांतरण कृषि का जिक्र है। हाँ, शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर भी रोक लगा दी गई। ये खेती का एक पारंपरिक तरीका है जिसमें जंगल के एक हिस्से को साफ करके कुछ साल खेती की जाती है और फिर उसे दोबारा जंगल बनने के लिए छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल। यूरोपीय वन अधिकारियों को लगता था कि ये तरीका जंगलों के लिए नुकसानदेह है। लेकिन असल वजह शायद ये थी कि ऐसी जमीन पर रेलवे के लिए कीमती पेड़ नहीं उगाए जा सकते थे, और जब जमीन साफ करने के लिए आग लगाई जाती तो कीमती लकड़ी के जल जाने का खतरा रहता था। सही पकड़ा। नतीजा ये हुआ कि सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसकी वजह से कई समुदायों को जबरन उनके घरों और जमीनों से बेदखल कर दिया गया। उन्हें अपनी जड़ों से उखाड़ फेंका गया। और शिकार के नियमों में भी एक अजीब सा विरोधाभास था। हाँ, ये बहुत ही पाखंडी रवैया था। एक तरफ स्थानीय लोगों के पारंपरिक शिकार पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई, वो अपने खाने के लिए भी शिकार नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ अंग्रेज अधिकारियों के लिए बड़े जानवरों का शिकार एक खेल और शान का प्रतीक बन गया। और इसके पीछे वो एक अजीब सा तर्क देते थे कि वो बाघ और भेड़िए जैसे खतरनाक जानवरों को मारकर भारत को सभ्य बना रहे हैं। उनका कत्लेआम हुआ, इनाम के लिए शिकार को बढ़ावा दिया गया। आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 1875 से 1925 के बीच 50 सालों में 50 सालों में 80,000 से ज्यादा बाघ, 1.5 लाख तेंदुए और 2 लाख भेड़िए मार दिए गए। 80,000 बाघ, ये आंकड़े तो अविश्वसनीय हैं। मतलब एक तरफ स्थानीय लोगों के शिकार पर पाबंदी और दूसरी तरफ अंग्रेजों के लिए ये एक खेल था।
जाहिर है इन दमनकारी कानूनों और इस भेदभाव के खिलाफ लोगों में गुस्सा तो पनप रहा होगा। गुस्सा बहुत था और वो समय समय पर विद्रोह के रूप में फूटता भी था। भारत के कई आदिवासी इलाकों में लोगों ने इन वन कानूनों के खिलाफ आवाज उठाई। ऐसा ही एक बड़ा विद्रोह 1910 में बस्तर में हुआ था, जो आज छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। वहां की कहानी क्या थी? बस्तर उस समय एक रियासत थी और यहाँ मारिया और मुरिया गोंड, धुरवा, भत्रा और हल्बा जैसे कई आदिवासी समुदाय रहते थे। उनकी संस्कृति और अर्थव्यवस्था पूरी तरह जंगलों पर निर्भर थी। 1905 में औपनिवेशिक सरकार ने एक प्रस्ताव रखा कि बस्तर के 2/3 जंगलों को आरक्षित कर दिया जाए। यानी वही नियम लागू करने की तैयारी थी। झूम खेती बंद, शिकार बंद और जंगल से कुछ भी लेना बंद। हाँ, और बस्तर के लोग ये सुनकर बहुत चिंतित हो गए। वो पहले से ही बढ़े हुए लगान और अधिकारियों के जुल्म से परेशान थे। उनसे मुफ्त में मजदूरी करवाई जाती थी। ऊपर से 1899, 1900 और फिर 1907-1908 में भयानक अकाल पड़े। इस माहौल में जंगलों को छीनने का ये प्रस्ताव उस आखिरी तिनके जैसा था जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी। तो विद्रोह की चिंगारी कैसे भड़की? इसकी पहल कांगेर जंगल के धुरवा समुदाय ने की। इस आंदोलन में गुंडाधुर नाम के एक व्यक्ति को एक बड़ा नायक माना जाता है। 1910 में गांव में अचानक कुछ अजीब संदेश घूमने लगे। आम की टहनियां, मिट्टी का ढेला, मिर्च और तीर। ये विद्रोह का ऐलान था? हाँ, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का ऐलान। और ये विद्रोह फैला कैसे? लोगों ने क्या किया? हर गांव ने इस विद्रोह में कुछ न कुछ योगदान दिया। लोगों ने मिलकर बाजारों को लूटा, अधिकारियों और व्यापारियों के घरों, स्कूलों और पुलिस स्टेशनों को जला दिया। जो भी अनाज या सामान मिला उसे आपस में बांट लिया। ये अंग्रेजी राज के हर प्रतीक के खिलाफ एक हमला था। अंग्रेजों ने इसका जवाब कैसे दिया? उन्होंने विद्रोह को कुचलने के लिए सेना भेज दी। विद्रोहियों ने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वे सेना के सामने टिक नहीं पाए। अंग्रेज गांव-गांव घूमते, लोगों को सजा देते, कोड़े मारते। फिर भी उन्हें हालात पर काबू पाने में 3 महीने लग गए। 3 महीने? और क्या वे गुंडाधुर को पकड़ पाए? नहीं, वे गुंडाधुर को कभी नहीं पकड़ पाए। तो क्या इस विद्रोह का कोई नतीजा निकला? क्या लोगों की कुर्बानियां बेकार गई? नहीं, बेकार नहीं गईं। विद्रोहियों के लिए एक बड़ी जीत ये थी कि सरकार को झुकना पड़ा। जंगलों को आरक्षित करने का काम अस्थायी रूप से रोक दिया गया और बाद में जब इसे फिर से शुरू किया गया तो आरक्षित किए जाने वाले इलाके को पहले के मुकाबले लगभग आधा कर दिया गया। तो हमने देखा कि कैसे औपनिवेशिक नीतियों ने सिर्फ संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वैज्ञानिक प्रबंधन और कानूनों के नाम पर पूरे पर्यावरण और समाज को भी बदल दिया। नतीजा था बड़े पैमाने पर वन विनाश, लोगों की आजीविका का छिन जाना और फिर इन सब के खिलाफ विद्रोह। और ये कहानी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी। हमारे स्रोतों में इंडोनेशिया के जावा द्वीप का भी जिक्र है, जहां डच औपनिवेशिक सरकार ने बिल्कुल इसी तरह के वन कानून लागू किए थे। उन्हें भी अपने जहाज बनाने के लिए जावा के सागौन के जंगलों की लकड़ी चाहिए थी। वहां भी स्थानीय लोगों से उनकी जमीनें और जंगल छीने गए और उन्होंने भी इसका विरोध किया। ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। ये सारी नीतियां और कानून औपनिवेशिक काल में बने थे, लेकिन आज़ादी के बाद इनमें कितना बदलाव आया? दस्तावेज तो एक परेशान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि आज़ादी के बाद भी जंगलों को एक औद्योगिक संसाधन के तौर पर देखने की सोच वो काफी हद तक जारी रही। संरक्षण की बात तो होती थी, लेकिन अक्सर उसका मकसद स्थानीय समुदायों को बाहर रखकर जंगलों पर सरकारी नियंत्रण बनाए रखना ही होता था। बस्तर का ही एक और उदाहरण है। 1970 के दशक में विश्व बैंक ने एक प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखा। इसके तहत बस्तर के प्राकृतिक साल के जंगलों को काटकर उनकी जगह कागज उद्योग के लिए लुगदी बनाने वाले ट्रॉपिकल पाइन के पेड़ लगाए जाने थे। सोचिए, वही वैज्ञानिक वानिकी वाली सोच, प्राकृतिक जंगल को काटो और व्यावसायिक पेड़ लगाओ। लेकिन इस बार स्थानीय पर्यावरणविदों ने इसका जोरदार विरोध किया और इस प्रोजेक्ट को रोकना पड़ा। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि औपनिवेशिक काल से लेकर आज तक वन प्रबंधन के पीछे की मूल सोच में वाकई कितना बदलाव आया है।